नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे फिर से कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हम सभी का, मेरी टीम का, मेरा उत्साहवर्धन होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं नेपाल की क्रांति, नेपाल की समस्या और नेहरू गांधी परिवार का उसमें योगदान के बारे में, या उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार आज जो नेपाल एक टर्मोइल की स्थिति में उसके लिए कैसे जिम्मेदार कुछ हद तक रहा हुआ है, उस पर मैं बात करूंगा। आज की नेपाल की हालत ये है कि एक बहुत बड़ी क्रांति, एक विचित्र क्रांति, जो एक जेनजी जिसे कहते हैं, जो बच्चे जिनको हम लोग चलते फिरते भाषा में बच्चे कहते हैं, उन बच्चों ने पूरे देश में क्रांति कर दी, सरकार को उखाड़ फेंका, जितने बड़ी इमारतें थीं, बड़े होटल थे, सब में आग लगा दी। और उन्होंने सुमित्रा कार्की नाम की एक महिला है, उनको जो है कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष एक तरह से बना दिया है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि इसमें कहा यह जा रहा है कि जेनजी जितना था, वहाँ का जो बच्चे थे, जो क्राउड था, वो इस बात से नाराज़ था कि जो एक ऊपर सतही बात हुई वो ये थी कि वो सोशल मीडिया के रोक लगने से नाराज़ हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो सोशल मीडिया पे जो रोक लगाई गई वो इसलिए लगाई जा रही थी कि जो असंतोष है वो फैले ना, वो जहाँ है वो कन्फाइंड रहे, नंबर एक। और नंबर दो, वहाँ के जो राजनेता थे, वहाँ के जो राजनेताओं के बच्चे थे, वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे थे, या अपना दिखावा कर रहे थे, वो जो एक आम नेपाली बच्चा था उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के युवा जो थे वो क्रांति पे आ गए और उन्होंने पूरे नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंका और सुमित्रा कार्की जी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और आने वाले समय में वहाँ पे चुनाव होंगे। अब देखिए, नेपाल एक ऐसी जगह रही है जो भारत के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं पॉपुलेशन के बियॉन्ड में बात कर रहा हूँ, जो हिंदुत्व की भावना है वो नेपाल में बहुत ज़बरदस्त रही। यहाँ तक कि मैं तो एक बात ये भी कह सकता हूँ कि हिंदुत्व की भावना की अगर सिर्फ बात करी जाए तो नेपाल भारत से सवाया रहा होगा। वहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट हमेशा से हावी रहा है। वहाँ पे हिंदू राजा का जो सम्मान रहा है, जो पुरातन काल में भारत में राजाओं का जिस तरह से सम्मान होता था, उस तरह से भारतीय राजाओं का वहाँ, नेपाली राजाओं का वहाँ पे सम्मान रहा है। और उन्होंने भी उसी तरह से त्याग करके राज किया। राज वो इस्लामिक वर्ल्ड की तरह नहीं किया कि हंटर चला के, मार के, काट के, लोगों को के गर्दनें काट के, नहीं, लोगों के साथ मिलजुल के किया। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना हुई कि उसके बाद वहाँ पे राजशाही चली गई। वहाँ के खुद राजकुमार ने अपने सारे परिवार को, राजा रानी सबको मार के और खुद भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद वहाँ पे वामपंथ आया। वहाँ पे धीरे धीरे वामपंथ ने जड़ेजा, पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ पे वामपंथ ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। और वो वामपंथ भी कैसा वामपंथ था, जिसने जितना भी देश का रिसोर्सेस था वो अपने पास ले लिया, वो कुछ लोगों के पास आ गया। तो ये विचित्र तरह का वामपंथ था जिसने वहाँ पे रूल किया। लेकिन ये जो राजशाही, जो एकदम देश के लिए डेडिकेटेड, देश के लिए समर्पित राजा से जो ये स्वार्थी वामपंथ तक आने में नेहरू गांधी फैमिली का क्या योगदान रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी 1984 में पूर्ण बहुमत के साथ, ज़बरदस्त बहुमत के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीत के सरकार में आए। वो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो पूरे सिंपैथी वोट उनके साथ था, पूरे सहानुभूति लहर थी। और राजीव गांधी जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी सरकार बनी। उसके बाद 1987 में उनका एक दौरा हुआ, दक्षिण शिखर सम्मेलन में वो नेपाल शामिल होने पहुंचे थे। उस समय तक थोड़ा थोड़ा सा नेपाल में वामपंथ सर उठा रहा था, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक इंडिया से संबंध खराब होने लगे थे।
कुछ ऐसी बातें चलने लगी थी कि राजीव गांधी जी नेपाल के साथ बहुत ज़्यादा नेपाल के स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी जो सेंटिमेंट है उसके साथ जेल नहीं कर पा रहे हैं। अब उस समय तक जो बाहर बात थी वो तो यही थी, हम लोग उस समय बहुत छोटे होते थे, इतना समझ नहीं सकते थे, लेकिन हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो बताते थे कि इस टाइप की कुछ वहाँ पे है कि वहाँ पे राजीव गांधी जी चूँकि अपने आप को खुद भी हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते थे, तो इस वजह से वो वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की जो फीलिंग थी वो उनको रास नहीं आती थी। फिर उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी कि नेपाल से किसी तरह से संबंध अच्छे किए जाएं। तो 1988 में वो फिर एक उन्होंने परिवार के साथ दौरा किया जिसमें सोनिया गांधी जी भी साथ थी। तो अपने आप को उन्होंने अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपनी उस छवि को बनाने के लिए कि वो भी हिंदुत्व के साथ है और हिंदू जो सेंटिमेंट है उसको वो नर्चर करना चाहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, पशुपतिनाथ जी का मंदिर जो विश्व विख्यात मंदिर है और शिव जी की बहुत बड़ी पीठ है, वहाँ पे दर्शन करने की उन्होंने इच्छा जाहिर करी। अच्छा, उनके जब उन्होंने दर्शन करने की जो इच्छा जाहिर करी, उन्होंने ये कहा कि वो परिवार समेत जाना चाहते हैं वहाँ। तो वहाँ पे जो एम्बेसी थी भारतीय, उन्होंने मना कर दिया कि उसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि सोनिया गांधी जी हिंदू नहीं हैं और आंध्रा के बालाजी मंदिर की तरह और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह वहाँ भी पशुपतिनाथ जी में भी नॉन हिंदूज़ की एंट्री नहीं है। अब सोनिया गांधी जी का क्रिश्चियन बैकग्राउंड है, इस वजह से वो क्रिश्चियन धर्म को मानती हैं, वो कैथोलिक हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ पे घुसने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस मामले में राजीव गांधी जी चाहते थे कि वहाँ के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम हस्तक्षेप करें और उनके परिवार को ससम्मान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने की अनुमति मिले, परिवार समेत। परिवार समेत का मतलब है कि उसमें क्रिश्चियन पत्नी सोनिया गांधी जी भी शामिल हो। लेकिन वहाँ के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम ने उसमें पढ़ने को मना कर दिया। एक चीज़ और भी एक बात चलती है कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या का मंदिर के प्रशासन में, मंदिर में बहुत ज़बरदस्त से होता था, मतलब उनकी बात मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई टाल नहीं सकता था, लेकिन वो भी एडामेंट थी ऐसा नहीं करने के लिए। अब उसमें दो तरह की बातें थी कि उनका कहना, लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के जो पुजारियों की जमात थी, वहाँ पे जो प्रीस्ट थे सारे, जो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान की तरह नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ पुजारियों के हाथ में है। वो एकदम एडामेंट था कि चाहे राजा कुछ भी बोले, राजा पहली बात तो इसमें पढ़ेंगे नहीं, रानी इसमें बोलेंगे नहीं, और हम किसी भी कैथोलिक को यहाँ एंट्री नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। राजा और रानी को अंततः उनकी इच्छा के सामने झुकना पड़ा और सोनिया गांधी जी को परमिशन नहीं मिली मंदिर में दर्शन करने की। ये जो इंस्टेंस था, ये जो वाकया था, ये जो घटना थी, ये भारत और नेपाल के संबंधों में एक बहुत बड़ा यू टर्न था। जो भारत हमेशा से, जो नेपाल भारत का हमेशा से एक तरह से साथी सहयोगी रहा, वहाँ से वो भारत उसके खिलाफ हो गया एकदम। अब भारत क्या खिलाफ हो गया? उस समय तो भाई नेहरू गांधी फैमिली जिसके खिलाफ, उसका खिलाफ देश। अगर वो क्वात्रोकी के दोस्त हैं तो सारा देश उनका दोस्त, सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। तो ये एक समय पे इस देश की हालत रही हुई है, आज भी है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं, उस लेवल पे नहीं, कम हो गई है। तो राजीव गांधी और उनका परिवार बिना पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए हुए वापस हिंदुस्तान आ गया। इसके बाद वहाँ से संबंध बहुत खराब हो गए। राजीव गांधी जी ने पूरे नेपाल इंडिया बॉर्डर पे नाकाबंदी कर दी, ज़बरदस्त नाकाबंदी, ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, सारा ट्रेड बंद कर दिया। ये किसके दबाव में करा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जी, आज तो हम जानते हैं, उस समय हम इतना नहीं जानते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा
उसे मैं अहंकार तो थोड़ा निगेटिव शब्द हो जाता है, लेकिन हाँ अपनी बातों में या अपने सम्मान को या अपनी पोजीशन को लेके वो बहुत एडामेंट है। तो ऐसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना चाहती हो और वहाँ पे उनको मना कर दिया गया हो। तो राजीव गांधी उनके दबाव में उन्होंने पूरे नेपाल की नाकाबंदी कर दी, सारा ट्रेड बंद हो गया। जो नेपाल एक तरह से हिंदुस्तान के भाई की तरह, छोटे भाई की तरह होता था, वहाँ से संबंध ऐसे हो गए कि पूरे बॉर्डर पे लड़ाई झगड़े मारपीटे आपस में सब बहुत बहुत बुरे हाल हुए थे उस समय। उसमें दो चीज़ें कही जाती हैं। उसमें एक ये कहा गया था कि चूंकि नेपाल ने चाइना से कुछ विमान भेदी तोपें खरीदी हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अंदर खाने ये बात स्पष्ट थी कि चूंकि सोनिया गांधी जी इस अपने साथ हुए इस व्यवहार से बहुत नाराज हैं, इस वजह से राजीव गांधी जी ने भारत नेपाल के जो संबंध हैं उनकी कुर्बानी दे दी। अगर तोप खरीदी थी तो वो किसी तरह से वर्कआउट हो सकती थी, वो हम उसको धीरे धीरे पटरी पे ला सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजीव गांधी जी ने उस पर बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया और एक तरह से नेपाल के साथ संबंध विच्छेद ही कर लिए। रॉ के एक स्पेशल डायरेक्टर होते थे अमर भूषण जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इनसाइड नेपाल। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि राजीव गांधी जी ने कई बार ये प्रयास किया कि वहाँ पे जो राजशाही है वो ख़त्म हो जाए और राजा के अगेंस्ट वहाँ पे जो फैक्टर्स थे, जो लोग एक्टिव थे, उनको बहुत प्रमोट करने की कोशिश करी, उनको डेवलप किया। तो जब 2000 के बाद वहाँ पे वामपंथ बहुत चरम पे पहुँच गया और राजशाही नहीं रह गई, तो उसके बाद उसमें एक चीज़ ये मानी जाती है कि राजीव गांधी जी का, अब उसे राजीव गांधी जी कहें या शुद्ध भाषा में सोनिया गांधी जी कहते हैं, सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इसको अगर मैं इस घटना का विश्लेषण करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये बात जो कही गई, जो पुस्तकों में लिखी गई, जो अखबारों में आई, जो इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, अगर ये बात रही कि सोनिया गांधी जी का जो एक तरह से जिद अगर वो इतनी बड़ी थी जिसने दो देशों के संबंध खराब कर दिए, तो ये कितना इस देश का दुर्भाग्य रहा कि आज हमने जो डिस्टर्ब नेपाल है, जिस तरह से चाइना वहाँ पे जिस तरह से एक्टिव है, जिस तरह से आज हम नेपाल के रास्ते की वजह से, चूंकि पूरा नेपाल खुला बॉर्डर है, मतलब नेपाल में आप कितनी फौज लगा दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। नेपाल से अच्छे संबंध होना हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आज आप जहाँ भी आप सुनते हैं कि पाकिस्तान से कोई आया, वो नेपाल के थ्रू आ रहा है। नेपाल एक रूट बन गया भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ का। किस लिए? कि सोनिया गांधी जी को पशुपतिनाथ जी में ससम्मान दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आज देश ने जिस तरह का खतरा आज हम नेपाल की वजह से उठा रहे हैं, वो सिर्फ एक परिवार या एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचारधारा की वजह से आज हम उसको परेशान हो रहे हैं। इसको मैं बहुत सारे मेरे जो कमेंट्स आते हैं, जो दर्शक बोलते हैं कि आपने इसे सम अप नहीं किया, इसको मैं सम अप नहीं करूँगा, इसको मैं यहीं छोड़ूंगा। आप खुद सोचिए, आप खुद कमेंट लिख के बताइए, क्या ये सही हुआ या मैं कह रहा हूँ वो क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या एक व्यक्ति इस तरह से एक राष्ट्र, दो राष्ट्रों के संबंध से बड़ा हो गया? अब वो दो राष्ट्र भी कैसे कि हम हिंदू राष्ट्र कहते नहीं, लेकिन उसे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र है, लिखा हो ना लिखा हो लेकिन है। नेपाल घोषित हिंदू राष्ट्र रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हम लोग एक नेचुरल एलाई नहीं थे? स्ट्रैटेजिकली वो इंडिया का साथ होना उसका कितना आवश्यक था जो चला गया? इस पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं जवाब भी दूंगा। तो बहुत जल्दी एक अगले एपिसोड में नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।